हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तक्षशिला स्टूडेंट टाइम्स में। बहुत दिनों से शिकायत आ रही थी कि सर आपने सीक्वेंस जो है वो नहीं बताए। आज चलो, आज हम आपके लिए लेके ही आए हैं सीक्वेंस। आप भी क्या याद करोगे कि किसी ने सीक्वेंस पढ़ाए हैं बहुत ही सरल भाषा में, जैसे पढ़ना चाहो वैसे, ठीक है। लेकिन देखना सभी को पूरा ही है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा देखो, पता नहीं सर कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, बाद में खत्म वीडियो है। ऐसा कुछ नहीं करना है। आइए तो फिर देखते हैं भाई। तो आपको लेकर चलते हैं यूनिट नंबर 10, और यूनिट नंबर 10 का नाम आप तो 12th के बच्चे हो ही, नहीं पता होगा, बहुत अच्छे से पता है, तो इसलिए मैं ही बता दे रहा हूँ। आपका जो चैप्टर है वो है एलोजन डेरिवेटिव। तो आज हम इसके सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। तो आपको पहले लेकर चलते हैं कि जो आपका CX बॉन्ड है, तो CX बॉन्ड की लेंथ क्या, यानी कि उसकी बंध लंबाई का क्रम जो है वो क्या होगा। तो भाई CX बंध की लंबाई का क्रम जो है वो डिपेंड करता है उसके अणुभार पर। अर्थात जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा आपके CX बंध की लंबाई भी बढ़ेगी। जैसे अब सबसे ज्यादा किसका होगा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ जो है वो होगी CI की, उससे कम होगी CBr की, उससे कम होगी CCl की, और सबसे कम हो जाएगी आपकी CF की। तो CX बंध की लंबाई का जो क्रम होगा वो ये होगा। अब हो सकता है कि आपसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग प्रकार से पूछे। अब अलग प्रकार से भैया कैसे पूछेंगे, तो आप सब लोग फिर से समझ लो। अलग प्रकार से केवल ये यही पूछ सकते हैं कि इनको बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में लिखें। तो भाई अभी हमने जो लिखा है ये क्रम है घटता हुआ, क्योंकि देख लो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा, अर्थात हम छोटे की ओर बढ़ रहे हैं तो क्रम क्या हो गया, घटता हुआ। इसी के साथ क्या है, हो सकता है इसको बढ़ते क्रम में पूछ ले, तो बढ़ता क्रम क्या हो जाएगा इसका CF, उससे बड़ा हो जाएगा आपका CCl, उससे बड़ा हो जाएगा आपका CBr, और आपका अंत में सबसे बड़ा हो जाएगा CI। तो ये बढ़ता क्रम हो जाएगा। तो अभी तो हमने आपको घटता और बढ़ता सारे क्रम बता दिए, लेकिन अब हम आपको सिर्फ और सिर्फ क्रम बताएंगे। घटता क्रम और बढ़ता क्रम आप स्वयं करोगे। आप 12th के स्टूडेंट हो तो इतना नहीं कर पाओगे तो फिर वापस आ जाओ क्लास 2-3, तो फिर हम आके आपको बिल्कुल बताएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो आपके CX बंध के बारे में हो गया, CX बंध की जो लंबाई थी उसके बारे में। अब हम बात करते हैं CX बंध की प्रबलता के बारे में। भाई इसकी प्रबलता क्या है, तो हम आपको बता दें कि CX बंध की जो प्रबलता है वो अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात 1/, अणुभार होता है। यानी कि जैसे जैसे यहाँ पर CX में जो XS का अणुभार बढ़ेगा वैसे ही वैसे क्या हो जाएगा, आपका बंध की प्रबलता जो है कम होती जाएगी। अर्थात सबसे अधिक जो प्रबल बंध होगा वो CF होगा, उससे दुर्बल CCl होगा, उससे दुर्बल आपका CBr होगा, और सबसे दुर्बल जो है वो आपका CI होगा। बंध प्रबलता की बात भी हो गई। अब इसके बाद हम करते हैं बंध ऊर्जा की बात। तो CX बंध ऊर्जा क्या हो जाएगा आपका, तो बंध ऊर्जा जो है वो भी आपका अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका मतलब है कि CX बंध का क्रम भी है वो भी यही रहने वाला है। तो आपका CX बंध की प्रबलता हो या CX बंध की ऊर्जा हो, उन दोनों का क्रम यही आने वाला है आपका। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका RX है, यानी कि जो एल्केल हैलाइड के घनत्व का। तो RX का जो घनत्व है वो अणुभार के समानुपाती होता है, अर्थात सबसे ज्यादा जो है घनत्व किसका होगा, Ri का, उससे कम Rbr का, उससे कम RCl का, और सबसे कम हो जाएगा आपका एल्केल फ्लोराइड का। ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा। अब क्या होगा, इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं एल्केल हैलाइड के क्वथनांक का। तो जो आपका RX है भाई, इसके क्वथनांक की बात करते हैं। तो क्या होगा RX का क्वथनांक, तो क्या है कि RX का क्वथनांक हम दो प्रकार से आपको बताएंगे। जब आपका क्या हो, R समान हो,
तो क्या होगा, जब R समान होगा तो आपका जो क्वथनांक होगा वो अणुभार के समानुपाती होता है, वो आपका अणुभार में क्या होगा, समानुपाती होगा। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जो है आपका क्वथनांक है वो एल्किल आयोडाइड का, उसके बाद वो आपका एल्किल ब्रोमाइड का, उसके बाद एल्किल क्लोराइड का, और सबसे बाद में आपका आ जाएगा एल्किल फ्लोराइड का। तो ये क्रम हो जाएगा। यदि मान लो यहाँ पर X समान हो और R भिन्न भिन्न हो, अभी R समान थे तो क्वथनांक अणुभार पे डिपेंड करता है। अब मान लो आपका X समान है और R भिन्न भिन्न है, तो R भिन्न भिन्न होंगे तो इनके क्वथनांक का क्रम क्या हो जाएगा, तो इनका जो क्वथनांक होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि जो आपका प्राथमिक अशाखित एल्किल हैलाइड है उसका होगा सबसे अधिक, उसके बाद आपका प्राथमिक शाखित हैलाइड का होगा, शाखित एल्किल हैलाइड होगा, इसके बाद आपका द्वितीयक एल्किल हैलाइड होगा, और इसके बाद आपका तृतीयक एल्किल हैलाइड हो जाएगा। हम आपको एक एग्जांपल से समझा दें, जैसे सपोज मान लो हम आपको दे रहे हैं C4H9 और X, क्योंकि X समान है तो X ही कर देते हैं। C4H9X है, अगर हम कहें कि इनके जो भी आपके समावेश के क्वथनांक होंगे, क्वथनांकों का क्रम होगा, उनको लेते हैं। तो भाई इनके समावेश के क्वथनांक लेते हैं तो पहले तो अशाखित यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा CH3 CH2 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 X। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी आपकी श्रृंखला नहीं निकली, इसका मतलब ये आपका प्राथमिक अशाखित एल्किल हैलाइड है। इसके बाद अब हम एक शाखा निकाल देंगे CH3 CH3 CH2X। अब ये भी प्राथमिक एल्किल हैलाइड है लेकिन यहाँ पर एक शाखा निकल गई तो इसका थोड़ा सा कम हो जाएगा क्वथनांक। इसके बाद द्वितीयक एल्किल हैलाइड की बात करें तो CH3 CH, यहाँ X जोड़ देते हैं, CH2 CH3, ये आपका द्वितीयक एल्किल हैलाइड होगा। इसके बाद तृतीयक की बात करें तो CH3 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 CH, ये आपका तृतीयक। अब इसके बाद ये तो एल्किल हैलाइड का हो गया। अब हम आपको एरिल हैलाइड के बारे में बात करते हैं। तो एरिल हैलाइड यानी कि ARX लेते हैं, तो एरिल हैलाइड का हम पहले क्वथनांक आपको बताते हैं। एरिल हैलाइड में हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लो आपका एग्जांपल दे रहे हैं डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन जो है वो आपका एक प्रकार का एरिल हैलाइड ही है। तो हम आपको बताते हैं कि क्वथनांक किस प्रकार से होंगे। तो डाइक्लोरोबेंजीन में हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। पहला जो एग्जांपल है वो है आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसके बाद आपका है पैराक्लोरोबेंजीन, और इसके बाद है आपका मेटाक्लोरोबेंजीन। अब ये आपके पास तीन चीजें हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इनको क्वथनांक के क्रम में लिखो, क्योंकि तीनों तीनों आपके एरिल हैलाइड है। तो क्या होता है, जो आपका ऑर्थो एरिल हैलाइड है अर्थात ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, इसका क्वथनांक सबसे अधिक, पैरा का उससे कम, और मेटा का क्या होता है, सबसे कम होता है। अब यही मान लीजिए क्वथनांक की जगह ये पूछ लें कि इनका गलनांक बताओ। अगर यही क्या पूछ लें कि भाई इनके गलनांक का क्रम बताओ, ये जो आपका क्रम लिखा है ये तो हमने आपका क्वथनांक का लिखा है। अब मान लो आपसे ये क्रम पूछ दे किसका, गलनांक का, तो गलनांक का क्या हो जाएगा आपका, पैरा का जो गलनांक है वो होता है सबसे अधिक, ऑर्थो का जो गलनांक है वो होता है उससे कम, और मेटा का जो गलनांक है वो होता है सबसे कम। तो गलनांक का सीक्वेंस ये रहता है। अब इसके अलावा एक चीज और है, इसके अलावा एक चीज क्या है कि अगर हम इनका कभी कभी इनका द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम भी पूछ लेते हैं, भाई इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम क्या होता है कि जो आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन होता है, तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन कुछ इस तरह हम बना दे रहे हैं,
ये रहा आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसके बाद आपका आता है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और इसके बाद आता है आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो इसका सीक्वेंस क्या होता है? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का सबसे अधिक होता है डिस्ट्रोफा गुण, मेटा का उससे कम और पैरा का सबसे कम। तो ये आपका सीक्वेंस आ जाता है। तो आपका यूनिट नंबर 10 में जितने भी सीक्वेंस थे एनसीईआरटी की बुक में और आरबीएससी बोर्ड की बुक में और यूपी बोर्ड की